आज की इस विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सबका स्वागत है। हमारे साथ हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष भान साहब और चंडीगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष लकी जी, प्रोफेसर वीरेंद्र जी और हमारे AICC के जो कोऑर्डिनेटर कम्युनिकेशन हैं वो उपाध्याय जी, ये लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। आप लोगों का स्वागत करते हुए मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। बहुत दिन से न केवल कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और नेता बल्कि आम जन से लगातार राहुल जी से एक आग्रह हो रहा था कि आप पूर्व से पश्चिम तक की यात्रा करिए। उनकी जो दक्षिण से उत्तर भारत तक की यात्रा थी, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, वो बहुत सफल रही और उसका पूरे देश में व्यापक असर हुआ और लोगों ने उनकी इस यात्रा को बहुत सराहा। विदेशों तक में उसकी चर्चा हुई। तो ये यात्रा उन्होंने आखिर स्वीकार की और 14 जनवरी से इस यात्रा की शुरुआत हो रही है मणिपुर से, जो नॉर्थ ईस्ट का, और वहाँ से असम होते हुए और कुछ हिस्से मणिपुर के अन्य राज्यों को, नॉर्थ ईस्ट के अन्य राज्यों को टच करते हुए असम होती हुई और बंगाल और झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और हरियाणा नहीं आ रही, वहाँ से उत्तर प्रदेश से राजस्थान में जाएगी, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। इसमें सारा डिटेल दिया हुआ कहाँ से जाएगी। 6,500 किलोमीटर की यात्रा है। गुजरात के महाराष्ट्र 14 जनवरी से नहीं 15 से तो हम अपने हरियाणा में करेंगे। 14 तारीख को राहुल जी मणिपुर से शुरू करेंगे, जो 15 राज्यों से 6713 किलोमीटर की यात्रा है। जो केंद्र की सरकार है, उस भाजपा की सरकार ने लोगों को बहुत प्रताड़ित किया है। उनको बहुत उनके साथ न्याय नहीं हुआ, अन्याय लगातार हो रहा है। तो उस बात को हाईलाइट करने के लिए इस यात्रा को उन्होंने अपना मुख्य मकसद बनाया है। और आपको पता है कभी से सरकार परेशान होने लगी, मणिपुर परमिशन लेने में बड़ी मणिपुर में दिक्कत आ रही है, वहाँ से अंतुगत्या उन्होंने परमिशन दी है, अन्य राज्यों में भी। और कल से यात्रा भी शुरू नहीं हुई, कल से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने और भाजपा ने यात्रा के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। यही यात्रा की सफलता लगता है कि जब भाजपा इतनी ज़्यादा परेशान हो जाए उनकी यात्रा से कि उन्होंने इस पर हमला शुरू कर दिया है, उस पर बोलना शुरू कर दिया, उसको रोकने के प्रयास शुरू कर दिए हैं, परमिशन न देने की कोशिश कर रहे हैं। तो इससे अंदाज़ा लगता है कि भाजपा कितनी घबराई हुई है इस यात्रा से, उससे पता चलता है। जो न्याय के मुख्य मुद्दे उन्होंने लिए हैं, जिनको लेके वो वहाँ पे पूरी यात्रा में लोगों को बताएंगे, उसमें मुख्य रूप से है एक तो बेरोजगारी, क्योंकि बेरोजगारी 1 करोड़ से बढ़ के 2012 में 1 करोड़ बेरोजगार थे, 4 करोड़ बेरोजगार हो गए। और बेरोजगारी दर पिछले 45 साल में 45 वर्ष में सबसे अधिक हो गई है। तो भयानक बेरोजगारी, जो वादा किया था 2014 के चुनाव में कि 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष देंगे, वो तो अब तक जो लोगों को 20 करोड़ युवाओं को रोजगार मिल जाना चाहिए, तो शायद 20 लाख युवाओं को, 20 लाख लोगों को भी नहीं मिले। तो इस तरह से जो बेरोजगारी है वो एक मुद्दा है। दूसरा मुद्दा है महंगाई की मार। इन्होंने कहा था हम सब सस्ता कर देंगे। याद है आपको कि हम जब आएंगे तो 40 रुपये में पेट्रोल और 30 रुपये में डीजल बेचेंगे। वो ज़रा सैकड़ा पार कर गया, 100 के ऊपर चला गया जो है पेट्रोल, और डीजल भी 90 के करीब है। तो वो वादा भी पूरा नहीं किया। इसके अलावा आटा, तेल, चावल हैं, जितनी चीज़ें हैं सब चीज़ें महंगी है। महंगाई भयानक देश में चल रही। तो दूसरा मुद्दा इसका महंगाई होगा कि किस तरह से महंगाई से देश की जनता त्रस्त है और जो वादा किया था वो पूरा नहीं किया इन्होंने महंगाई का। तीसरा किसानों के साथ होगा। आपने देखा हो कितने किसान धरने पर बैठे रहे, इनके कानों पे जू तक नहीं रहेगी। आखिर में उनको बिल वापस लेना पड़ा। उसके बाद से किसानों से चिढ़ गई है सरकार। तो किसानों के साथ लगातार धोखा चल रहा। आप किसी राज्य में चले जाइए ना, उनको खाद, इन्होंने अपने भाजपा के कार्यकर्ताओं को डीलरशिप दे रखी है सरकारी खाद कंपनियों की। वो ब्लैकमेल खूब कर रहे हैं, काला बाजारी। किसानों को ढंग से खाद नहीं मिल पा रही और किसानों को तरह तरह से परेशान करने की कोशिश हो रही है, जिससे काफ़ी संख्या में किसान आत्महत्या कर रहे हैं। तीसरा मुद्दा किसान का हुआ। चौथा, कमज़ोर वर्ग जो है हमारे SC ST OBC अल्पसंख्यक, इनके साथ ज़बरदस्त जो है भेदभाव चल रहा है।
दलितों के खिलाफ अपराध में 46% से ज़्यादा की वृद्धि हुई है। ये रिकॉर्ड सरकारी रिकॉर्ड है, ये हमारे कांग्रेस पार्टी के रिकॉर्ड नहीं है। आदिवासियों के खिलाफ अपराध में 48% की वृद्धि हुई है और ये जाति जनगणना से भी भाग रहे हैं। 5वां पॉइंट महिलाओं पर अत्याचार है। बेटी बचाओ बना दोषी बचाओ, तो जो बेटियां जो महिलाएं उनको बचाने के बजाय जो अपराधी और दोषी हैं उनको बराबर लगातार जो है कि बचाने का प्रयास करते हैं। इसके तमाम उदाहरण आप लोग समय समय पर लिखते रहते हैं कि जो इस तरह के होते हैं तो उनमें कितना ये बचाव करते हैं उनका। और सार्वजनिक स्वास्थ्य, अगर आपको पता हो कोविड को आप लोग भूल गए वो दिन, लेकिन मुझे नहीं लगता कि किसी के दिमाग से कोविड के उस समय की हालात जो है कभी बाहर जा सकते। कैसा सन्नाटा था, अचानक देश में लॉकडाउन लगा दिया। उस लॉकडाउन में लोगों को नोटिस भी, हर देश ने जो है 1 हफ्ते का 10 दिन का नोटिस दिया, इन्होंने 4 घंटे के नोटिस पे लगा दिया। लाखों करोड़ों मजदूर जो है पैदल चल के मुश्किल कैसे कैसे अपने घरों में पहुँचे, गांव में पहुँचे, कितने रास्ते में मर गए, कितनी उनको परेशानियाँ हुई। और जब डेल्टा 2 वायरस आया तो 47 लाख के करीब लोग मरे और न ये कोई स्वास्थ्य का इंतजाम कर पाए, न ऑक्सीजन सिलेंडर का ढंग से इंतजाम कर पाए। सिर्फ आकर टेलीविज़न पे भाषण और राष्ट्र के नाम संदेश के अलावा और कुछ नहीं होता था। वो जनता ने कैसे झेला आप सबको पड़ा। तो कोविड के वक्त कुप्रबंधन और वैसे भी स्वास्थ्य सेवाओं का जो मिसमैनेजमेंट और कुप्रबंधन चल रहा है वो सारे आप लोगों को पता है।